हाय फ्रेंड्स गाइस, इन वीडियोस में हम लोग ब्योएंसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्या करेंगे, पहले ब्योएंसी से रिलेटेड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आप ब्योएंट फोर्स कैलकुलेट करते हो या फिर सेंटर ऑफ ब्योएंसी को लोकेट करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे जहां भी क्वेश्चन में प्रैक्टिकल एग्जांपल पॉसिबल होगा वहां प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो अच्छा खासा नंबर ऑफ वीडियोस बनेगा, मे बी 9-10 वीडियोस बनेगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और आप उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन देख के हैरान हो जाओगे कि यार सबमरीन का लेआउट कैसे डिसाइड होता है। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा मेटासेंट्रिक हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑसिलेशन का टाइम क्या होता है। ये ब्योएंसी से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो जो टॉपिक मैंने क्लास में किए हैं उनकी थ्योरी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, मगर जो एडिशनल थ्योरी है वो हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अच्छा, अगेन जिन वीडियोस पे ऑल एग्जाम लिखा है वो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट, बार्क, ईएससी, पीएसयू सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे डिप्लोमा का स्टूडेंट हो चाहे बीटेक का स्टूडेंट हो। और यस, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, जो हैवी लेवल क्वेश्चंस हैं, जो डिप्लोमा के बच्चे इग्नोर कर सकते हैं, जो उन बच्चों को देखना है जिसमें गेट और ईएससी देने वाले हैं, तो उनके लिए सेपरेटली मेंशन किया गया रहेगा। ठीक है, बट बात ऐसी है कि ब्योएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं थोड़ा सा निराश रहता हूं, क्योंकि गेट और ईएससी में भी कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो जेई एई सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। ठीक है, एनीवेज, तो चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो क्या कहता है एन ऑब्जेक्ट इज वेड। तो वेड का मतलब क्या होता है, किसी का वेट, किसी का भार मेजर करना। ठीक है, यानी कि W। तो W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन, यूजिंग अ स्प्रिंग मास बैलेंस। एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं स्प्रिंग मास बैलेंस कैसे काम करता है। तो ये आपके पास कोई फिक्सचर है, कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे एक स्प्रिंग हैंगिंग है और जिस भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है उसको स्प्रिंग पर हैंग कर दो। तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है अपने वेट के कारण नीचे जाएगा। और ऑब्वियसली अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आप ये भी बोलोगे कि सर इस बॉडी के सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लगाएगी। सो बेसिकली हर सरफेस पर एक प्रेशर फोर्स आएगी। तो जब सारी प्रेशर फोर्सेस का सम करेंगे तो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी भी रेस्ट पे होगी, हवा भी रेस्ट पर होगी, तो ये जो प्रेशर फोर्स है इसको हम बोलेंगे ब्योएंट फोर्स। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, ब्योएंट फोर्स, ये प्रेशर फोर्स कौन लगा रहा है, सराउंडिंग एयर लगा रही है। तो इसका मतलब हमारे ऊपर भी सराउंडिंग एयर प्रेशर फोर्स लगा रही है, ब्योएंट फोर्स लगा रही है। तो सर हम उस फोर्स को फील क्यों नहीं कर पाते, अभी बताता हूं। देखो मेरा खुद का जो मास है ना 95 kg है। तो 95 kg से जब आप वेट लिखोगे, अगर आप g को 10 भी ले लो तो कितना बनता है, 950 न्यूटन बनता है। और मेरी बॉडी का जो वॉल्यूम है ना वो 0.5 मीटर क्यूब या उससे थोड़ा सा कम होगा। तो एक काम करते हैं, जब कोई बॉडी हवा के अंदर होती है तो वो कितना एयर डिस्प्लेस करती है, आई थिंक सेम अमाउंट ऑफ एयर डिस्प्लेस करेगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर बराबर ही होगा। अब आप ब्योएंट फोर्स कैसे लिखते हो, ब्योएंट फोर्स आप लिखते हो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी। अब मैं हवा के अंदर हूं तो हवा की डेंसिटी मैं ले लूंगा 1.2, मेरी बॉडी वॉल्यूम कितना है 0.5, तो मैंने हवा कितना डिस्प्लेस किया 0.5, और जी का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना आ गया 6 न्यूटन आ गया। तो भैया 950 न्यूटन के आगे 6 न्यूटन क्या ही है, 950 रुपए में 6 रुपए गायब भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो इसीलिए हमारे ऊपर हवा ब्योएंट फोर्स तो लगाती है, मगर हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण हम इस ब्योएंट फोर्स को फील नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कुछ ब्योएंट फोर्स है, मगर इस ब्योएंट फोर्स की वैल्यू काफी कम है।
अब अपने वेट के कारण बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो स्प्रिंग में भी कुछ एक्सटेंशन आएगा, तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आएगा उसके कारण एक फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग फोर्स और ब्यूएंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं और वेट लग रहा है नीचे की तरफ। तो जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो वेट माइनस ब्यूएंट फोर्स के बराबर होगा। अब आप बोलोगे मैंने स्प्रिंग फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि होता क्या है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग के बराबर होती है। तो दरअसल हम x को मेजर कर लेते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्प्रिंग फोर्स पता लग जाता है। तो वहां जो रीडिंग आती है ना, वो रीडिंग आती है स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग आती है। किसकी रीडिंग, स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग आती है। तो आपको जो मशीन है वो कभी भी एक्चुअल वेट नहीं बताती, मशीन क्या बताती है, स्प्रिंग फोर्स बताती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसी तरह जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, तो मान लीजिए आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, तो अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े होंगे और मान लो मैं हवा की ब्यूएंट फोर्स को इग्नोर भी कर दूं, तो मेरा वेट लग रहा है नीचे की तरफ, मगर मशीन क्या करेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली मैं इक्विलिब्रियम पे हूं, मेरी सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं, तो ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है। अब नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया, वेइंग मशीन ने लगाया। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वेइंग मशीन पर। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, वेइंग मशीन के टॉप सरफेस को डिफॉर्म करता है। तो डिफॉर्मेशन से, बेंडिंग से हमें पता लग जाता है नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रहे हैं। मगर क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर है, इसलिए हम बोल देते हैं वेट इतना है। तो आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी डिवाइस से डायरेक्टली वेट मेजर नहीं करते, या तो आप स्प्रिंग फोर्स मेजर करते हो या नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हो। और क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट वेट के बराबर हैं, अगर ब्यूएंट फोर्स को इग्नोर कर दो तो एग्जैक्टली वेट के बराबर है, अगर ब्यूएंट फोर्स को इग्नोर करो तो एग्जैक्टली वेट के बराबर है। तो स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन पता लग गया, यानी वेट पता लग गया। तो इस तरह से डिवाइस काम करती है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, हम लोग स्प्रिंग फोर्स मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगी, बॉडी का वेट माइनस ब्यूएंट फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। अब एक चीज नोट करना है, फोर्स होती है न्यूटन। तो अगर तो रीडिंग न्यूटन में है तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी, मगर अगर रीडिंग केजी में है तो न्यूटन को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन को जी से, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं, तब जाके आपकी रीडिंग केजी में आ जाती है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन को जी से डिवाइड कर दिया और रीडिंग को केजी में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोट करो, बॉडी का वेट कैसे लिखेंगे, बॉडी का वेट लिखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। ब्यूएंट फोर्स क्या होती है, ब्यूएंट फोर्स तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी लिख देंगे, डिवाइडेड बाय जी, है ना। ऑब्वियसली जी से जी कैंसिल आउट हो गया। अब एक चीज और नोट करो, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से हवा के अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मतलब है मिसिंग फ्लूइड बिकॉज ऑफ बॉडी, है ना। तो बॉडी के कारण इतना फ्लूइड मिसिंग है, यही डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बराबर है। तो ये दोनों टर्म्स बराबर ही हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के, हमेशा ऐसा नहीं होता, मगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बराबर है। जब कोई बॉडी पूरी तरह से एक फ्लूइड के अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बराबर होंगे। तो मैं VB को कॉमन ले सकता हूं, तो जो मेरी रीडिंग आ रही है केजी में, वो बन जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो ये मेरी रीडिंग बन जाएगी इन केजी। तो आपको ये रीडिंग मिलती है, ठीक है। ऑब्वियसली सॉलिड बॉडीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनफैक्ट प्लास्टिक्स ऑल्सो, इन सभी की जो डेंसिटीज होती हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की रेंज में होती हैं। जैसे प्लास्टिक होते हैं 500, 600, 700, 800 केजी पर मीटर क्यूब, एल्यूमिनियम 2000 समथिंग, स्टील 8000, है ना। तो ये वाली जो सब्सटेंसेस हैं
इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो ऑब्वियसली आप एयर की डेंसिटी इग्नोर भी कर सकते हो। चलो वापस चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान रखना है, अगर कभी भी स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन आए या वेइंग मशीन का क्वेश्चन आए तो आप एग्जैक्ट वेट मेजर नहीं करते, आप स्प्रिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हो। अच्छा गाइज, ये मत सोचना कि सर ना बहुत स्लो चल रहे हैं। दरअसल इन वीडियोस में मेरा एम ये नहीं है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का, मेरा एम है कॉन्सेप्ट बनाने का। वो जो फास्ट वाले क्वेश्चन है वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जब हमारा कोर्स वगैरह ओवर हो जाएगा और आप 5-6 सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। तो आप कह रहे थे ना मैराथन चलानी है, वो हम लास्ट में करेंगे। अच्छा, वो कहता है द रीडिंग इज 10 kg व्हेन द apparatus इज हेल्ड इन एयर। तो पहले आपने पूरे apparatus को हवा में होल्ड किया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, रीडिंग व्हेन द apparatus इन हेल्ड इन एयर। तो क्या आ जाएगा, रीडिंग कैसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड यानी कि एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिखते हैं। And the reading is 6 kg when the apparatus is completely submerged in water. अब सेम apparatus को पूरी तरह से पानी के अंदर ले गए, तो अब जो buoyant force लगेगी वो पानी की लगेगी, और पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे buoyant force काफी अच्छी होती है, वहां पे आप buoyant force को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप apparatus को पानी के अंदर ले जाओगे तो सराउंडिंग फ्लूइड वाटर होगा, तो रीडिंग इन वाटर क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बन जाएगा। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर कहां से आया, buoyant फोर्स से आया, इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, अब ये वैल्यूज भी हमें दे रखी हैं, हम देखते हैं क्या निकालना है, प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो रो भी निकालना है। अब देखो, रीडिंग इन एयर कितनी है 10 और रीडिंग इन वाटर कितनी है 6। डेंसिटी ऑफ बॉडी मुझे पता नहीं, डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मगर एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे कोई सॉलिड बॉडी होगी, है ना, तो सॉलिड बॉडी की जो डेंसिटी होती है वो हवा की डेंसिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो जो AE-JEE एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो हवा की डेंसिटी को ऐसे क्वेश्चंस में इग्नोर कर सकते हैं, और गेट और ESC एग्जाम के स्टूडेंट इस वैल्यू को कंसिडर करें ताकि आपका मोर एक्यूरेट आंसर आए। तो STP कंडीशन पे हवा की डेंसिटी क्या होती है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो मैं अभी इग्नोर करके सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं हवा की डेंसिटी को इग्नोर कर दूं, क्योंकि ये वाली जो डेंसिटीज हैं ये थाउजेंड्स में होंगी और हवा की डेंसिटी सिर्फ 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, VB और VB डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 10/6 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1000 है। तो दोनों डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, तो 10 टाइम्स ρB माइनस 1000 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ρB बन जाएगा। तो ρB वाली टर्म एक साइड, सो 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस 6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 10 इंटू 10,000। तो लेफ्ट साइड में 4 टाइम्स ρB आ जाएगा, 4 को राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 10,000 बाय 4, 1000 बाय 4 250 होता है, तो 2500 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में एक तो हमें ये पता लगा कि स्प्रिंग बैलेंस के या वेइंग मशीन के क्वेश्चंस आए तो उसमें इक्वेशन क्या फ्रेम करेंगे और रीडिंग क्या होती है, और दूसरा हमें यह भी पता लगा कि हवा के कारण भी buoyant फोर्स होती है, मगर हवा की जो buoyant फोर्स है वो काफी कम होती है। ठीक है, अब एक चीज और नोट करो, इसी क्वेश्चन में एक और चीज भी पता लग रही है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में होल्ड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हैवी होता है ना, और जब आप उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ले जाते हो तो वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा लाइट होता है। तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया। भैया ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट को चाहे हवा में होल्ड करो चाहे पानी में होल्ड करो, मास तो सेम रहने वाला है, जी भी सेम रहने वाला है, इसका मतलब वेट सेम रहने वाला है। तो वेट कभी भी चेंज नहीं होता, वेट सेम ही रहता है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या चीज चेंज हो रही है, दरअसल अगेन बात वही आ जाएगी buoyant फोर्स की। तो ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, ठीक है, ऐसे आपका हैंड बना दिया मैंने, और इस हैंड पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सराउंडिंग फ्लूइड है कोई, हवा या वाटर। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट का वेट होगा नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट पे buoyant फोर्स होगी ऊपर की तरफ,
और हमारा हाथ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो सेम नॉर्मल रिएक्शन हमारे ऊपर भी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर बॉडी का वेट लगता है, हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता है। हमारा हैंड क्या फील करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे, आप लिखोगे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है, ब्यूएंट फोर्स अपवर्ड्स है, और वेट ऑफ बॉडी डाउनवर्ड्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, वेट माइनस ब्यूएंट फोर्स आ गया। तो आप क्या चीज फील करते हो, नॉर्मल रिएक्शन। अब जब आप ऑब्जेक्ट को हवा में होल्ड करोगे तो ब्यूएंट फोर्स कम होगा, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन इन एयर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस ब्यूएंट फोर्स बाय एयर। और जब आप ऑब्जेक्ट को पानी में होल्ड करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन इन वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस ब्यूएंट फोर्स ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ द बॉडी तो हमेशा सेम रहेगा, मगर ब्यूएंट फोर्स ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है। हवा की डेंसिटी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, पानी की डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो पानी की जो ब्यूएंट फोर्स है वो 800 टाइम, सॉरी, पानी की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो जो पानी का ब्यूएंट फोर्स है वो 800 टाइम ज्यादा है। तो ब्यूएंट फोर्स बढ़ गया, ब्यूएंट फोर्स बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट जो है पानी में हल्का नजर आता है। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना है बॉडी का कभी भी वेट चेंज नहीं होता। क्या चीज चेंज होती है, ब्यूएंट फोर्स। वो ब्यूएंट फोर्स क्या चेंज करती है, स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन चेंज करती है, जिसको हम मेजर करते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस मैंने एक ही काम किया है, रीडिंग केजी की बजाय न्यूटन में लिखी हुई है। तो ध्यान रखना है, रीडिंग न्यूटन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, और रीडिंग को न्यूटन को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, जी से डिवाइड करके। तो मैंने डायरेक्टली डीएस कुमार साहब की क्वेश्चन किताब का क्वेश्चन टाइप कर दिया है। कहता है अ स्टोन वेज 400 न्यूटन इन एयर। तो क्या होगा, अगेन आप बोलोगे स्टोन पे वेट लगेगा नीचे की तरफ, स्टोन पे ब्यूएंट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, वेइंग मशीन पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग बैलेंस पे लटकाया हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स। तो ये नॉर्मल रिएक्शन या स्प्रिंग फोर्स ही हमारी रीडिंग होती है। तो आप फिर से क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू ब्यूएंट फोर्स माइनस वेट, सॉरी, वेट माइनस ब्यूएंट फोर्स बोलेंगे, है ना। तो ये आपकी रीडिंग है। और क्या कह रहा है, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को हवा में होल्ड किया तो रीडिंग है 400 न्यूटन, एंड व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर इट वेज 225 न्यूटन। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टोन इन केजी पर मीटर क्यूब, करेक्ट अप टू नियरेस्ट इंटीजर। तो जूनियर इंजीनियर एग्जाम के स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है, वहां तो 4 ऑप्शन होंगे, उनको वो ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। मगर जो गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पानी की डेंसिटी भी दे रखी है और हवा की भी डेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ हवा की डेंसिटी को भी कंसिडर करने को बोल रहा है। ठीक है, और फिर चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। सो मैं सीधा बोलूंगा स्प्रिंग फोर्स यानी कि रीडिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी माइनस ब्यूएंट फोर्स, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड इनटू VBG, है ना। तो अगर न्यूटन लिखा हो तो जी आएगा, और न्यूटन की बजाय केजी लिखा हो तो जी कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, रीडिंग इन एयर बोलोगे। तो रीडिंग इन एयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। रीडिंग इन वाटर, चाहे पानी में होल्ड करो चाहे वाटर में होल्ड करो, बॉडी का डेंसिटी सेम रहने वाला है, बॉडी का वॉल्यूम सेम रहने वाला है। क्या चीज चेंज करेगा, सराउंडिंग फ्लूइड का डेंसिटी चेंज करेगा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करोगे ये वाली टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी। रीडिंग इन एयर कितना दिया हुआ है, 400 न्यूटन। रीडिंग इन वाटर कितना दिया हुआ है, 225 न्यूटन। और डेंसिटी ऑफ बॉडी हमें कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ एयर कितना है, 1.22 है आई थिंक, है ना। लेट मी चेक, यस 1.22 है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है। अगर ये वैल्यू ना भी दी होती तो ये वैल्यू हमें याद होती है। अब फिर से डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स में ले जाएंगे, तो 400 इंटू रो बी माइनस 1000 इज इक्वल टू 225 इंटू रो बी माइनस 1.22। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। सो आई थिंक क्या होगा,
400 इंटू रो बी आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 400,000 आ जाएगा, माइनस 400,000, और इधर क्या आ जाएगा 225 रो बी आ जाएगा, माइनस 225 इंटू 1.22, तो रो बी वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड में। सो 400 रो बी माइनस 225 रो बी यानी कि 175 रो बी इज इक्वल टू 400,000 यानी कि 4 लाख माइनस 225 इंटू 1.22 इंटू 1.22। सो ऑब्वियसली आप लोग डेंसिटी ऑफ बॉडी अब फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो 175 आएगा उसको राइट हैंड साइड में नीचे ले जाएंगे, तो 400,000 माइनस 225 इंटू 1.22 अपॉन 175। डेफिनेटली ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ज्यादा आसानी से होगी, तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। सो 400 इंटू 1000 माइनस 225 इंटू 1.22 डिवाइडेड बाय 175। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है हमारे पास। कितना आंसर आ रहा है 2284.145 kg पर मीटर क्यूब। अब एक चीज नोट करना है, जैसे AEJE का एग्जाम होगा तो ऑप्शंस दिए रहेंगे, गेट और ESC का भी एग्जाम होता है तो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, मगर कभी कभी गेट एग्जाम में ऐसा लिखा आता है फाइंड आउट द आंसर अब करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, या फिर फाइंड आउट द आंसर करेक्ट अप टू नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर कैसे चेक करते हो, अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस 5 से ज्यादा हो तो राउंड ऑफ करके बड़े वाला इंटीजर लिख देते हो, और अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस 5 से कम हो तो राउंड ऑफ करके छोटे वाला इंटीजर लिख देते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2284 kg पर मीटर क्यूब, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे जरूर बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 21 मिनट हो गए हैं वीडियो में, मगर फिर भी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फायदा हो जाएगा। सो वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसरो का है, और ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा उन साइंटिस्ट की भावनाओं को समझना था। कैसे, देखो क्या कहता है, कहता है इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर वेड इन वाटर, दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का भार हम नापेंगे पानी में। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को हवा में होल्ड करते हो हैवी होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को पानी में होल्ड करते हो हल्का होता है, तो हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया। मगर कभी भी ऑब्जेक्ट का वेट कम नहीं होता, क्या चीज कम होती है, रीडिंग कम होती है, नॉर्मल रिएक्शन कम होता है। क्यों, क्योंकि ब्यूएंट फोर्स बढ़ जाती है। सो चाहे हम बोलते हैं वेट कम हो गया, मगर एक्चुअल में ब्यूएंट फोर्स बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब जरा देखो, कह रहा है इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर वेड इन वाटर बोथ ऑफ देम लूज सेम वेट। कभी भी वेट कम नहीं होता, क्या चीज कम होती है, नॉर्मल रिएक्शन कम होता है। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो अगर हम ऑब्जेक्ट को हवा में होल्ड करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन यानी रीडिंग कैसे आएगी, आएगी वेट ऑफ द बॉडी माइनस ब्यूएंट फोर्स बाय एयर आएगी, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। वही फंडा जो हमने पीछे लगाया था, वही इक्वेशन लिख रहा हूं मैं दोबारा से, है ना। और जब आप इसी ऑब्जेक्ट को पानी में होल्ड कर रहे थे तो रीडिंग इन वाटर, नॉर्मल रिएक्शन इन वाटर, तो वेट ऑफ बॉडी तो सेम रहेगा, मगर पानी की ब्यूएंट फोर्स बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर यानी सराउंडिंग फ्लूइड इंटू VBG आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, दे लूज सेम वेट यानी कि दे लूज रीडिंग। तो रीडिंग में कितना लॉस हुआ, तो पहले रीडिंग थी NA, बाद में रीडिंग है NW, तो ये बन गया लॉस इन रीडिंग बन गया। ये क्या बन गया, लॉस इन रीडिंग बन गया, है ना। तो आपको पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करनी है, तो रो बी VBG और रो बी VBG तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई थिंक ये बन जाएगा रो W माइनस रो A VBG बन जाएगा। तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को पानी में होल्ड, हवा में होल्ड किया हुआ है, आप ऑब्जेक्ट को पानी में ले गए तो नॉर्मल रिएक्शन का इतना लॉस आता है। अब वो कह रहे हैं कि दो बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज का जो वेट लॉस है वो सेम है, दोनों बॉडीज का लॉस इन वेट सेम है। देन द टू ऑब्जेक्ट्स हैव आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट इन एयर, डेंसिटी, वॉल्यूम। तो उन दो ऑब्जेक्ट्स की क्या चीज सेम होगी, तो आई थिंक आप सीधा बोलोगे दोनों बॉडीज का जो लॉस है, तो लॉस
of reading loss of normal reaction for body 1 is same as loss of normal reaction for body 2. loss of normal reaction कैसे लिखते हैं? density of body minus density of water minus density of air into VBG लिखते हैं. तो body 1 का वॉल्यूम लिख देंगे V1. उसी तरह लॉस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फॉर बॉडी 2 कैसे लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी 2 इनटू जी लिखते हैं. भैया दोनों बॉडीज के लिए पानी की डेंसिटी सेम है, हवा की डेंसिटी सेम है, जी की वैल्यू सेम है, मगर दोनों बॉडीज का वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, दोनों बॉडीज का डेंसिटी डिफरेंट हो सकता है ना. अब देखो ये वाली टर्म कैंसल, ये वाली टर्म कैंसल, जी कैंसल, जी कैंसल, तो आपके पास क्या आ रहा है? V1 इक्वल टू V2 आ रहा है. तो दोनों बॉडीज का वॉल्यूम जो है सेम है. तो आंसर क्या आएगा? बोथ बॉडीज हैव आइडेंटिकल वॉल्यूम्स. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो एनीवेज इस वीडियो को रैप अप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं. अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो. ठीक है. और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिनको इन वीडियोस की जरूरत है. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.